नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी दुनिया एकेडी चैनल में। आज 8 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है एससी टेल्स यूपी टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन लखीमपुर खीरी इन 24 आवर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 24 घंटे में लखीमपुर खीरी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार किया है कि नहीं, इसकी स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। सरकार में तात्कालिकता की भावना पैदा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राज्य को एक 19 वर्षीय व्यक्ति की मां के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया, जो इस घटना में मारे गए लोगों में से एक था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अब हमें एक संदेश मिला कि मरने वाले लोगों में से एक की मां अपने बेटे को खोने के सदमे में है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद को संबोधित किया कि हम चाहते हैं कि आप उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएं। सुश्री प्रसाद ने कहा कि यह लखीमपुर खीरी की घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे तुरंत किया जाए और हम भी ऐसा महसूस करते हैं। अदालत ने पाया कि यह ज्ञात था कि 8 लोग मारे गए थे और वे किसान और एक पत्रकार थे। बेंच पर जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि प्राथमिकी में आरोपी कौन हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं। सीजीआई ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में मारे गए लोगों का ब्यौरा होना चाहिए। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि मृतकों में 4 किसान वाहन द्वारा कुचले गए थे, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थे। सुश्री प्रसाद ने कहा कि सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है और न्यायिक जांच शुरू हो गई है। प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सीजीआई ने कहा कि लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि आपकी जांच सही नहीं है। वह अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा के एक पत्र का जिक्र कर रहे थे, जिसके आधार पर अदालत ने घटना का संज्ञान लिया था। सुश्री प्रसाद ने कहा कि राज्य गुरुवार तक स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का प्रयास करे, जबकि अदालत ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है। सीजीआई के बेंच के समक्ष गुरुवार को मामले की सुनवाई लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ उनके लगभग 1 साल के विरोध को जोड़ने वाले किसानों के निकायों पर एक और बेंच द्वारा फटकार लगाने के 3 दिन बाद आती है। जस्टिस एएम खानविलकर के नेतृत्व वाली उस बेंच ने कहा था कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हुई हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। ये न्यूज का है तंजानियन नोवेलिस्ट विंस नोबल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तंजानिया के उपन्यासकार ने जीता नोबल पुरस्कार देने वाले निकाय ने गुरुवार को कहा कि तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह 72 वर्ष ने उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थी के भाग्य के बारे में समझौता न करने और करुणामयी पैठ के लिए साहित्य में 2021 का नोबल पुरस्कार जीता। ब्रिटेन में रहने वाले श्री गुरनाह 2007 में जिम्बाब्वे के डोरिस लेसिंग के बाद पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी लेखक हैं और नाइजीरिया के वोले सोरिका के बाद उप सहारा अफ्रीका से रंग के दूसरे लेखक हैं, जिन्होंने 1986 में जीत हासिल की थी। स्वीडिश अकेडमी नोबेल कमेटी के प्रमुख एंडर्स ओल्सन ने संवाददाताओं से कहा कि अपने 10 उपन्यासों में उन्होंने लगातार और बड़ी करुणा के साथ पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेशवाद के प्रभाव और उखड़े हुए और पलायन करने वाले व्यक्तियों के जीवन पर इसके प्रभावों में प्रवेश किया है। उनके उपन्यासों में पैराडाइज शामिल है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक पूर्वी अफ्रीका में स्थापित है और इसे फिक्शन और डेजर्टन के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है एससी क्वेश्चंस इनकम लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा। लिए से पढ़ते हैं। एससी ने ईडब्ल्यूएस कोटा
के लिए आय सीमा पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से यह बताने को कहा कि उसने मेडिकल में 10% आरक्षण देने के लिए समाज के अगड़े वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख के आंकड़े पर कैसे ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट का सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 का 103वां संवैधानिक संशोधन जिसने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पेश किया खुद एक बड़ी बेंच के समक्ष चुनौती के अधीन है। आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए आर्थिक मानदंड को एकमात्र आधार बनाने के लिए संशोधन सवालों के घेरे में है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है नो फेवरेटिज्म इन कॉलेज एडमिशन डीयू। कॉलेज में दाखिले में पक्षपात नहीं डीयू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चूँकि देश भर के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, विश्वविद्यालय एक प्रवेश परीक्षा के अभाव में विभिन्न स्कूल बोर्डों के छात्रों की पूरी तरह से कट के आधार पर प्रवेश देने में एक चुनौती का सामना कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देश में अलग अलग बोर्ड से पास होने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांक में भिन्नता हो, तो इस आधार पर एक समान प्रवेश पैटर्न बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस हिंदू और हंसराज जैसे कॉलेजों ने अपने कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 100% कट ऑफ जारी किया है। केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के छात्रों ने कई सीटों को सर्वश्रेष्ठ के साथ सुरक्षित किया है। केरल बोर्ड से आने वाले 100% के स्कोर वाले उम्मीदवारों की उच्च संख्या ने डीयू परिसर में कुछ छात्रों के समूहों को एक विरोध शुरू करने के लिए प्रेरित किया है कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडरेशन प्रक्रिया लाए कि सभी बोर्डों के छात्रों को समान अवसर मिले। विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अन्य छात्रों के समूहों ने आरोप लगाया है कि कुछ कॉलेज बिना कोई ठोस कारण बताए आवेदनों को अस्वीकार कर रहे हैं या मनमाने ढंग से आवेदनों को रोक रहे हैं, जब अन्य बोर्डों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा जाना है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली विश्वविद्यालय के अखिल केएम ने कहा कि डीयू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यह शर्म की बात है कि आवेदकों के साथ उनके बोर्ड के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जबकि अलग अलग बोर्डों के आवेदकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत समान है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसके माध्यम से वह विभिन्न बोर्डों, उनके पाठ्यक्रम और अंक वितरण और गणना के बारे में अपनी शंकाओं को स्पष्ट कर सकें, बजाय इसके कि आवेदकों को पहले भी अन्य बोर्डों के छात्रों को दांव पर लगाया जाए। इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सिद्धार्थ यादव, जो विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ने कहा कि उनका संगठन मॉडरेशन की प्रक्रिया की मांग कर रहा है ताकि प्रवेश में कोई भी क्षेत्रीय विषमता न हो, सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर दिया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का समान अवसर। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष में अंकों में अनियमित वृद्धि हुई है। इस उच्च कट ऑफ के कारण केवल कुछ राज्य बोर्ड के छात्र, जहां परिणाम बढ़ाए गए हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में सक्षम हैं, जो कि काफी गलत है। प्रवेश प्रक्रिया सभी राज्य बोर्डों के अंकों के सामान्यीकरण के बाद अन्य सभी छात्रों के बराबर लाने के लिए की जानी चाहिए, ऐसा श्री यादव जी ने कहा। इन आरोपों के जवाब में विशेष बोर्डों के उम्मीदवार प्रवेश सुरक्षित कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने कहा कि पहली कट ऑफ सूची में 60,904 उम्मीदवारों ने विभिन्न कॉलेजों में आवेदन किया था। इनमें से 46,054 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने गुरुवार को कहा, सीबीएसई ने 30,172 उम्मीदवार, केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 2,365, स्कूल शिक्षा बोर्ड से हरियाणा में 1,540, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद से 1,419 और अन्य राज्य बोर्डों के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 1,301 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रवेश प्राप्त किया। श्री गुप्ता ने कहा कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय समान रूप से सभी उम्मीदवारों की शैक्षणिक साख को महत्व देता है, चाहे उनके राज्य और स्कूल बोर्ड कुछ भी हों। इस वर्ष की योग्यता के
आधार पर आवेदन स्वीकार कर समान अवसर बनाए रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ बोर्डों के उम्मीदवारों का पक्ष लेने के बारे में प्रसारित की जा रही खबरों का पुरजोर खंडन व निंदा करता है। विश्वविद्यालय ने कहा कि एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते न केवल भारतीय राज्यों से बल्कि विदेशों से भी आने वाले सभी मेधावी उम्मीदवारों के बीच न्याय और समानता बनाए रखना डीयू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल फॉर डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंडों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक वेब पेज धूल प्रदूषण नियंत्रण व मूल्यांकन पोर्टल शुरू किया, जिस पर निर्माण और विध्वंस स्थलों को अपना पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए एक निर्माण स्थल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अंदर चल रहे सभी निर्माण कार्यों, चाहे वह घर हो या एजेंसियां हों, और ठेकेदार का काम या अन्य व्यक्तिगत निर्माण पर कड़ी निगरानी और प्रबंधन किया जाएगा। लोगों को पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण अगले सप्ताह शुरू होगा, ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि इसके साथ कैसे काम करना है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लॉन्च पर कहा। मंत्री ने कहा कि पहले चरण में सरकार नगर निकायों, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, डीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण पर काम शुरू करेगी। दूसरे चरण में हम निजी निगमों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा पोर्टल पर 15 अनिवार्य उपायों का सभी को पालन करना होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है HAL रिवर्स हेवीएस्ट प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। HAL ने इसरो को सबसे भारी प्रणोदक टैंक वितरित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक SC-120LOX भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को दिया गया है। HAL की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेमी क्रायो लिक्विड ऑक्सीजन LOX टैंक्स पहला विकासात्मक वेल्डेड हार्डवेयर मौजूदा MK3 लॉन्च वाहन में L110 चरण को बदलकर पेलोड बढ़ाने के उद्देश्य से SC-120 चरण का एक हिस्सा है। पिछले साल HAL ने अनुबंध के समय से बहुत पहले 4 मीटर व्यास और 8 मीटर लंबाई में अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक तरल हाइड्रोजन टैंक C-32LS2 दिया था। प्रोपेलेंट टैंक को MK मिश्रा महाप्रबंधक एरोस्पेस डिवीजन HAL ने TKB कुमारेश बाबू महाप्रबंधक LHWC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इसरो की रेजिडेंट टीम के प्रमुख को सौंपा। अब तक HAL के एरोस्पेस डिवीजन ने 2.1, 2.8 और 4 मीटर व्यास वाले PSLV, GSLV MK2 और GSLV MK3 के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इसरो को 244 प्रणोदक टैंक और 95 पानी के टैंक वितरित किए हैं, जहां टैंक की लंबाई अलग अलग होती है, जो कि 2.5 मीटर से 8 मीटर तक होती है। एक रणनीतिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में HAL 5 दशकों से भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इसरो के साथ जुड़ा रहा है। HAL ने PSLV, GSLV MK2 और GSLV MK3 लॉन्च वाहनों के लिए महत्वपूर्ण संरचनाएं, टैंकेज उपग्रह संरचनाएं वितरित की हैं। HAL में विभिन्न नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिसके लिए अद्वितीय बुनियादी ढांचे की स्थापना और कमीशनिंग का काम पूरा होने वाला है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है IITM स्टडी कावेरी अफेक्टेड बाय कॉन्टेमिनेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IITM के अध्ययन में कावेरी प्रदूषण से प्रभावित पाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि फार्मास्यूटिकल रूप से सक्रिय यौगिकों, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक, ज्वालामंदक, भारी धातुओं और कीटनाशकों सहित संदूषक कावेरी को प्रदूषित करते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह दवा संदूषण के लिए नदी और उसकी सहायक नदियों की नियमित निगरानी की आवश्यकता को संरेखित करता है। संदूषण विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है। शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों को
उन्नत करने का आह्वान करते हुए कहा कि ड्रग यौगिक जब छोटी मात्रा में भी जल निकायों में छोड़े जाते हैं तो यह मानव और पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अध्ययन ने मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर इस तरह के संदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अध्ययन यूके में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के जल प्रौद्योगिकी पहल से वित्त पोषण के साथ किया गया था। निष्कर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। नीता और केजी गणपति इंस्टीट्यूट के चेयर प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर लीगी फिलिप के नेतृत्व में आईआईटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कावेरी में उभरते हुए दूषित पदार्थों और प्रदूषकों के मौसमी वितरण की मात्रा निर्धारित। शोधकर्ताओं ने उभरते हुए दूषित पदार्थों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल सक्रिय रूप से यौगिकों की मौसमी भिन्नता का आकलन करने के लिए 2 साल तक पानी की गुणवत्ता की निगरानी की। टीम ने पूरे खंड में 22 स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए। कैशमेंट में पानी की गुणवत्ता पर भी नजर रखी गई। यह पाया गया कि पानी की गुणवत्ता और फार्मास्यूटिकल दूषित पदार्थों का स्तर मानसून से प्रभावित था। कम नदी प्रवाह और निरंतर अपशिष्ट निर्वहन के कारण मानसून के बाद स्तर अधिक थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नीरज जेवलिन गोज फॉर ₹1.5 करोड़ इन एक्शन ऑफ गिफ्ट्स गिवन टू पीएम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीरज का भाला 1.5 करोड़ रुपए का है। पीएम को दिए गए उपहारों की नीलामी में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल किए गए भाले को 17 सितंबर से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए उपहारों की नीलामी में सबसे अधिक बोली मिली। नीलामी गुरुवार को समाप्त होने वाली थी। हालांकि 1348 स्मृति चिन्हों में से कुछ आइटम अभी भी बेचे जाने बाकी थे। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गुरुवार रात कुछ वस्तुओं पर बोली लगाई जा रही थी, लेकिन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पोर्ट्स गियर सहित अधिकांश वस्तुओं पर बोली शाम को बंद कर दी गई थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि pmmementos.gov.in पर ई नीलामी के दौरान 8,600 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई। सबसे अधिक बोलियां सरदार पटेल की मूर्ति 140 बोलियां, लकड़ी के गणेश 117 बोलियां, पुणे मेट्रो लाइन के स्मृति चिन्ह 104 बोलियां और विक्ट्री फ्लैग के स्मृति चिन्ह 98 बोलियां को मिली। उच्चतम बोली मूल्य के मामले में पसंदीदा थे नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपए, भवानी देवी की ऑटोग्राफी वाली बाण 1.25 करोड़ रुपए, सुमित अंतिल का भाला 1.002 करोड़, टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक दल द्वारा हस्ताक्षर किए गए अंग वस्त्र 1 करोड़ रुपए और लवलीना बोरगोहेन की मुक्केबाजी दस्ताने 91 लाख रुपए, ऐसा मंत्रालय ने कहा। नीलामी की आय गंगा को फिर से जीवित करने के लिए नमामि गंगे मिशन की ओर जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया फोर्सेस टू कैरी आउट एक्सरसाइज विद यूके। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय सेना यूके के साथ अभ्यास करेगी। भारत के सशस्त्र इस महीने के अंत में यूके के क्वीन एलिजाबेथ करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास करने वाले हैं, क्योंकि यह हिंद महासागर में अपनी पहली ऑपरेशनल तैनाती के बाद स्वदेश लौटता है। एक अन्य विकास में साइबर क्षमता निर्माण पर भारत यूके संयुक्त कार्य समूह JDW की दूसरी बैठक गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सेना ने कहा कि भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का 6ठा संस्करण अभ्यास अजय योद्धा उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ था, जो कि 20 अक्टूबर को समाप्त होगा। नौसैनिक अभ्यास पर एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि यह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाला था, जिसके लिए तौर तरीकों पर काम किया जा रहा था। ट्राइवर्सेस घटकों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस के इस अभ्यास के साथ भारत आने की संभावना है, यह पता चला है। जुलाई में भारत और यूके ने बंगाल खाड़ी में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG-21 के साथ बंगाल खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया, जिसका नेतृत्व HMS क्वीन एलिजाबेथ ने किया था। भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है। सेना ने एक बयान में कहा कि प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में दोनों सेनाएं
संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचय के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आर्यन खान 7 अदर टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आर्यन खान 7 अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं की कथित जब्ती के सिलसिले में यहाँ की एक अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 7 अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले एक जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, जब अन्य 5 को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.एम. निर्लिकर के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि जांच एजेंसी ने रिमांड 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। साथ ही अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 4 लोगों को 14 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया, जिन्हें कार्यक्रम के आयोजक के रूप में कहा जाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एससी नॉट टू इंटरवेन इन प्लिया ऑन एनपीए। चलिए इसे पढ़ते हैं। एनपीए की याचिका पर हस्तक्षेप नहीं करेगा एससी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के खतरे की जांच के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए दायर एक याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिका न्यायिक रूप से प्रबंधनीय नहीं हो सकती है, क्योंकि यह कार्यकारी और भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के क्षेत्र में आती है। हालांकि अदालत ने डॉक्टर स्वामी को आरबीआई के समक्ष एक अभ्यावेदन करने की अनुमति दी, जो इस बात पर विचार कर सकता है कि उसके किसी दिशा निर्देश में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। अदालत ने कहा कि हम लगातार बढ़ते एनपीए के लिए दिशा निर्देश कैसे तैयार कर सकते हैं। आरबीआई ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत के लिए कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है। डॉक्टर स्वामी ने अदालत से एनपीए की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठन करने का आग्रह किया। हालांकि बेंच पर जस्टिस बीवी नागरत्ना के साथ जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि भारत संघ समय समय पर मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी करता है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि ये दिशा निर्देश अदालत को समिति गठित करने से नहीं रोकते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है सेकेंड वेव नॉट ओवर हेल्थ मिनिस्ट्री। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय। दूसरी कोविड-19 लहर खत्म नहीं हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को चेतावनी देते हुए कहा गया कि भारत भर में कई जिलों में अभी भी खतरा बना हुआ है। कृपया अपना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर देखें। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि कोविड-19 फिर से ना फैले और चरम पर ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के मौसमों के कारण नवंबर और दिसंबर में कोविड संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। अगर हम सावधान नहीं हैं, कोविड-19 की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और देश भर में अभी भी 20,000 नए संक्रमणों की रिपोर्ट करने के साथ स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा स्थिर स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। हमें इस तथ्य से सावधान रहना होगा कि महामारी चल रही है और अगर हम सावधान नहीं हैं तो एक अप्रिय मोड़ हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केरल ने वर्तमान में देश के कुल कोविड-19 मामलों का 50% रिपोर्ट करना जारी रखा है। राज्य में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और 4 अन्य राज्यों में यह संख्या 10,000 से 50,000 के बीच
बीच है। इसके अलावा 5 राज्य मिजोरम, केरल, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय 5% से अधिक की साप्ताहिक सकारात्मकता दर की रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 जिले 10% से अधिक की साप्ताहिक सकारात्मकता दर रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी आगामी उछाल से निपटने के लिए देश की तैयारियों के बारे में बोलते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि वर्तमान में 8.36 लाख अस्पताल बेड कोविड-19 रोगियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा समर्पित देखभाल केंद्रों में लगभग 1 मिलियन आइसोलेशन बेड हैं। उन्होंने कहा कि 4.86 लाख ऑक्सीजन समर्थित बेड और 1.35 लाख आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। हम 4.5 से 5 लाख कोविड-19 मामलों की दैनिक वृद्धि का सामना करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर पॉल ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाता है। अगली न्यूज का टाइटल है गर्ल्स कैन टेक RIMC टेस्ट इन दिसंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दिसंबर में RIMC की परीक्षा दे सकती हैं छात्राएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC में प्रवेश के लिए दिसंबर 2021 में होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। RIMS में कक्षा 8 में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाती है। जस्टिस SK कौल की अगुवाई वाली बेंच 18 दिसंबर 2021 के बजाय अगले साल जून में लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या लड़कियों को 18 दिसंबर 2021 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित करना आवश्यक है। उसने तर्क दिया कि यदि सरकार सशस्त्र बलों में करियर के लिए लड़कियों को विशिष्ट सैन्य संस्थानों में प्रवेश देने से नहीं कतराती है तो उन्हें दिसंबर 2021 में ही प्रवेश परीक्षा लिखने के लिए आवश्यक तैयारी करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने आदेश में कहा, प्रतिवादी सरकार एक मील चल चुका है और उसे एक कदम आगे चलना चाहिए। अदालत ने तर्क दिया कि अगर लड़कियों को दिसंबर में परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है तो उनका RIMC में प्रवेश अगले जून में होगा। दूसरी ओर लड़कियों को दिसंबर की परीक्षा छोड़ने और जून की परीक्षा में शामिल होने के एक हलफनामे में सरकार के प्रस्ताव से जनवरी 2023 तक RIMC में सफल उम्मीदवारों के वास्तविक प्रवेश में देरी होगी। अदालत ने कहा कि सरकार को केवल प्रवेश परीक्षा अधिसूचना को संशोधित करने की आवश्यकता है, बिना की तारीख को बदले। यह सूचित करने के लिए कि लड़कियों को दिसंबर में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इसने सरकार को 2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। रक्षा मंत्रालय MOD के एक हलफनामे का उल्लेख करते हुए जिसमें RIMC और राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों RMS में छात्राओं के लिए अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के साथ साथ अतिरिक्त रिक्तियों को अधिकृत करने वाली 2 चरणों की योजना का विवरण दिया गया है। अदालत ने पूछा कि क्या यह हो सकता है कि लड़कियों के प्रवेश की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, सरकार लड़कियों को RIMC में प्रवेश की अनुमति देने के अपने दायित्वों से भाग नहीं रही है। शुरुआत में कुछ अनिच्छा थी, लेकिन माय लॉर्ड की सलाह से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम शर्माते नहीं हैं। सैन्य प्रतिष्ठान केवल कुछ समय मांग कर रहा था, उसने ऐसा कहा। लेकिन अदालत ने कहा कि प्रवेश की तैयारी के लिए 6 महीने पर्याप्त थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है UK टू ड्रॉप 10-day क्वारंटाइन फॉर इंडियन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्रिटेन भारतीयों के लिए 10 दिवसीय संगरोध यानी कि क्वारंटीन छोड़ेगा। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने गुरुवार को कहा कि यूनाइटेड किंगडम पहुंचने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से अनिवार्य 10 दिवसीय संगरोध में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह घोषणा UK की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में संशोधित ब्रिटिश नीति के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसकी लंदन में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी ताकि विदेशों में कोविड-19 के मामलों में स्पाइक को ट्रैक किया जा सके। उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि UK जाने वाले भारतीयों के लिए 11 अक्टूबर से कोविशील्ड या UK द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीकाकरण नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले महीने भारत सरकार को घनिष्ठ सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अमरिंदम बागची ने दोहराया कि टीका लगाए गए भारतीय यात्रियों पर ब्रिटिश यात्रा प्रतिबंध
भेदभावपूर्ण है। एक जवाबी उपाय में भारत ने यूके के पासपोर्ट धारकों पर 10 दिवसीय अनिवार्य संगरोध की आवश्यकता वाले नए यात्रा प्रतिबंध लगाए थे, जो 4 अक्टूबर को लागू हुए। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा कि टीकाकरण को मान्यता देने के लिए यूके के अनिच्छा पर गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही थी। 11 अक्टूबर को लागू होने वाली नई अधिसूचना यूके की रेड लिस्ट को 7 देशों तक कम कर देगी, जिससे वैश्विक व्यापार और पर्यटन के लिए ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को और अधिक खोल दिया जाएगा। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया नेपाल टू कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोल फॉर कंट्रोलिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त करेंगे। सशस्त्र सीमा एसएसबी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पर अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और चिंता के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से गश्त करेंगे। एसएसबी एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। महानिदेशक एसएसबी और महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुमार राजेश चंद्रा ने किया और नेपाल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एपीएफ के आईजी शैलेंद्र खनाल ने किया। एसएसबी ने कहा कि बैठक में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए और उपाय करने का फैसला किया गया। इसने कहा कि सीमा के पार गमन बिंदुओं पर एपीएफ और एसएसबी दोनों द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क नागरिकों की आवाजाही की सुविधा के लिए जारी के साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कैपेसिटी ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अप 10 फोल्ड पीएम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता 10 गुनी बढ़ी पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य हर राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में एम्स जैसा संस्थान होना चाहिए। श्री मोदी ने उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में 35 पीएसए प्रेशर स्विंग सूखना ऑक्सीजन संयंत्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन करते हुए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत के बाद से भारत की 900 MT की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया पार्शियली रिस्टोर्स टूरिस्ट वीजाज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत आंशिक रूप से पर्यटक वीजा बहाल करता है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत उन विदेशियों के लिए 15 अक्टूबर से पर्यटक वीजा सुविधाओं को आंशिक रूप से बहाल करेगा जो चार्टर्ड उड़ानों से यहां आना चाहते हैं। साथ ही 15 नवंबर से एयर बबल फ्लाइट में विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी। भारत ने मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पर्यटक वीजा सहित सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू होनी बाकी हैं। एयर बबल योजना के तहत विशिष्ट देशों की वाणिज्यिक एयरलाइनों को सीमित आधार पर भारत से आने जाने की अनुमति है। मंत्रालय ने कहा कि उसे कई राज्य सरकारों के साथ साथ पर्यटन में हितधारकों से भी पर्यटक वीजा को फिर से शुरू करने के लिए प्रतिनिधित्व मिला है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है ममता बनर्जी टेक्स ओथ एज एमएलए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने ली विधायक पद की शपथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक के रूप में शपथ दिलाई। सुश्री बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में अपनी जीत के बाद शपथ ली, जिसे उन्होंने 58,835 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीता था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बघेल इनॉग्रेट्स टेम्पल एज पार्ट ऑफ स्पेशल टूरिज्म सर्किट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बघेल ने विशेष पर्यटन सर्किट के तहत मंदिर का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राम वनगमन पर्यटन सर्किट का हिस्सा पुनर्विकसित प्राचीन माता कौशल्या मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे सरकार 137.45 करोड़ लागत से विकसित कर रही है। पर्यटकों को
सर्किट की ओर आकर्षित करने के लिए 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है। माना जाता है कि यह मार्ग भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान तय किया था। श्री बघेल ने मंदिर का उद्घाटन करते हुए और राज्य की राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चांदखुरी में पर्यटन सर्किट की शुरुआत करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ भगवान राम की मातृ स्थल है। गांव को भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि मंदिर कौशल्या का है, लेकिन उनके जन्म स्थान में नहीं। 9 स्थल सीतामढ़ी, हरिका, कोरिया, रामगढ़, अंबिकापुर, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, चांदखुरी, राजिम, गरियाबंद, तिवाहा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा हैं। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, मॉस्को विल इनवाइट तालिबान टू अफगानिस्तान टॉक्स ऑन अक्टूबर 20। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मॉस्को 20 अक्टूबर को तालिबान को अफगानिस्तान वार्ता के लिए आमंत्रित करेगा। अफगानिस्तान पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि ने गुरुवार को कहा कि रूस अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए तालिबान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा, जिसकी मेजबानी 20 अक्टूबर को मॉस्को में करने की योजना है। प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने रूसी समाचार एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियों में नियोजित वार्ता पर अधिक विवरण नहीं दिया। मॉस्को ने मार्च में अफगानिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी कर तत्कालीन युद्धरत अफगान पक्षों से शांति समझौते पर पहुंचने और हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया। इसने तालिबान से बसंत और गर्मियों में कोई भी हमला नहीं करने का आह्वान किया। तब से अमेरिका और इसके सहयोगियों ने जमीन पर 20 वर्षों के बाद अपने सैनिकों को वापस ले लिया। तालिबान ने एक बिजली अग्रिम में सत्ता पर कब्जा कर लिया और पिछली सरकार गिर गई। रूस व्यापक क्षेत्र में गिरावट की संभावना और मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों में इस्लामी आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना के बारे में चिंतित है, जिसे मॉस्को अपने दक्षिणी रक्षात्मक बफर के रूप में देखा है। तालिबान के अधिग्रहण के मद्देनजर मॉस्को ने तालिबान में सैन्य अभ्यास किया है और वहां अपने सैन्य अड्डों पर अपने हार्डवेयर को मजबूत किया है। ताजिक राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा, श्री पुतिन ने गुरुवार को ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ एक फोन कॉल किया, जिसमें दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में नवीनतम घटनाओं के आसपास की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है, नाटो एक्सपेल्स 8 रशियन मेंबर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नाटो ने 8 रूसी सदस्यों को निष्कासित किया। नाटो ने बुधवार को रूस के मिशन के 8 सदस्यों को सैन्य गठबंधन में यह कहते हुए निष्कासित कर दिया कि वे गुप्त रूप से खुफिया अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे और अपने मुख्यालय में काम करने में सक्षम मॉस्को की टीम के आकार को आधा कर दिया। नाटो अधिकारी ने कहा कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमने नाटो को रूसी मिशन के 8 सदस्यों की मान्यता वापस ले ली है, जो अघोषित रूसी खुफिया अधिकारी थे। अधिकारी ने कहा कि नाटो ने उन पदों की संख्या भी कम कर दी है जिनके लिए रूस संगठन में लोगों को मान्यता दे सकता है। निर्णय के लिए कोई तत्काल स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो महीने के अंत में प्रभावी हो सके। मॉस्को द्वारा 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लेने के बाद से नाटो और रूस के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों रूस के परमाणु मिसाइल विकास, नाटो हवाई क्षेत्र में हवाई घुसपैठ और लड़ाकू विमानों द्वारा संबद्ध जहाजों की गुलजार पर बाधाओं में हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है, CIA लॉन्चेस न्यू यूनिट विद फोकस ऑन चाइना। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। CIA ने चीन पर फोकस के साथ नई यूनिट लॉन्च की। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरुवार को एक नई चीन केंद्रित की घोषणा की। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने एक बयान में कहा कि नया चीन मिशन केंद्र उस चुनौती का समाधान करेगा जो चीन ने अमेरिकी जासूसी एजेंसी के सभी मिशन क्षेत्रों में पेश की है। CMC 21वीं सदी में हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खतरे एक तेजी से प्रतिकूल चीनी सरकार पर हमारे सामूहिक कार्य को और मजबूत करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। यह घोषणा राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के व्यापक बदलाव के
समानांतर चीन का सामना अपने प्रमुख रणनीतिक प्रतियोगी के रूप में करने के लिए करती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इस न्यूज का टाइटल है वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडिया FY22 GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट 8.3%। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत FY22 GDP विकास अनुमान को 8.3% पर बरकरार रखा। विश्व बैंक चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 8.3% बढ़ने के अपने जून के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है, जिसमें अर्थव्यवस्था को घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी योजनाओं द्वारा समर्थित देखा गया है। दूसरी कोविड-19 लहर के कहर के बावजूद 2020 में हिट की तुलना में इस साल महामारी का आर्थिक प्रभाव अपेक्षाकृत छोटा था। बैंक ने दक्षिण एशिया केंद्रित रिपोर्ट में शिफ्टिंग गियर्स और डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज शीर्षक से कहा। लेड डेवलपमेंट अपनी वार्षिक बैठकों से पहले जो अगले सप्ताह वाशिंगटन में शुरू होगी। बहुपक्षीय ऋणदाता ने पिछले वित्त वर्ष के 7.3% GDP संकुचन का उल्लेख करते हुए कहा, अगले 2 वर्षों में आधार प्रभाव के रूप में विकास के लगभग 7% पर स्थिर होने की उम्मीद है। आपूर्ति पक्ष की बाधाओं और बुनियादी ढांचे के निवेश को कम करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की सहायता से। बैंक ने कहा कि मध्यम अवधि में नकारात्मक जोखिमों में महामारी के कारण संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट, अनौपचारिक क्षेत्र में धीमी गति से सुधार और अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति शामिल हैं। यह देखते हुए कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय और मौद्रिक नीतियां महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बैंक ने कहा कि यह नीतियों पर पुनर्विचार शुरू करने का समय है। दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा, यदि आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हैं, तो जिसे हम नया सामान्य कहते हैं और एक बड़े संकट के बाद हमेशा एक नया सामान्य होता है, तो आपको बहुत देर हो सकती है। उन्होंने कहा कि संकट से सीखने का मतलब सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करना और हरित नीतियों को अपनाना है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। ये न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट रिलीजेस GST ड्यूज ऑफ 40,000 करोड़ टू स्टेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार ने राज्यों को 40,000 करोड़ का GST बकाया जारी किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गुरुवार को बाजार से बैक टू बैक उधार के माध्यम से GST मुआवजा उपकर संग्रह में कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राज्यों के लिए मुआवजा कोष में अनुमानित 1.59 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा था, जिसे बाजार उधार के माध्यम से उठाया जाना था। लेकिन संकेत दिया गया कि 2021-22 में भुगतान किया जाने वाला कुल GST मुआवजा राज्यों के वास्तविक बकाया से अधिक हो सकता है। जुलाई में 75,000 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही स्थानांतरित कर दी गई थी। बाकी 44,000 करोड़ को उधार लिया जाना था और 2021-22 के बाकी हिस्सों में वितरित किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि शेष राशि नियत समय में जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ यह रिलीज वास्तविक उपग्रह संग्रह से हर 2 महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य GST मुआवजे से अधिक है। कुल 2.59 लाख करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2021-22 में होने वाले GST मुआवजे राशि से अधिक होने की उम्मीद है, जो यह संकेत देता है कि 2020-21 से कुछ लंबित बकाया उस हद तक कैसे ऑफसेट होंगे। मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि रिलीज से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य चीजों के अलावा अपने सार्वजनिक खर्च की योजना बनाने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने में मदद की। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है लिंक्डइन सर्वे फाइंड्स 55% प्रोफेशनल्स आर स्ट्रेस्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। लिंक्डइन सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% पेशेवर तनावग्रस्त हैं। लिंक्डइन के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में काम करने वाले अधिकांश 55% पेशेवर काम जीवन के असंतुलन, अपर्याप्त आय और धीमी करियर प्रगति के कारण काम पर तनाव महसूस कर रहे हैं। सर्वे जो 31 जुलाई से 24 सितंबर तक 3,881 पेशेवरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित था, ने कहा कि पिछले 18 महीनों में बदलाव के समय के साथ तालमेल रखने से कामकाजी पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। काम के तनाव के अपने प्राथमिक कारणों को साझा करने के लिए कहने
पर उत्तरदाताओं ने व्यक्तिगत जरूरतों के साथ संतुलन कार्य 34%, पर्याप्त पैसा नहीं बनाने 32% और धीमी गति से करियर की उन्नति 25% को शीर्ष के रूप में उद्धृत किया। लिंक्डइन के इंडिया कंट्री मैनेजर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि बदलाव के इन तनावपूर्ण समय ने पेशेवरों के बीच अधिक लचीलेपन और कार्य जीवन संतुलन की आवश्यकता को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि कर्मचारियों को क्या चाहिए और तनाव से निपटने के लिए नियोक्ता क्या पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग आधे 47% नियोजित पेशेवरों ने उचित समय पर काम समाप्त करना पसंद किया। केवल 1/3 36% ही वास्तव में ऐसा करने में सक्षम थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है फिच कट्स जीडीपी ग्रोथ टू 8.7% साइट्स कोविड इम्पैक्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। फिच ने जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 8.7% की कोविड प्रभाव का हवाला दिया। फिच रेटिंग्स ने गंभीर दूसरी कोविड-19 लहर का हवाला देते हुए भारत के लिए अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के विकास के अनुमान को 10% से घटाकर 8.7% कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह आर्थिक सुधार के बजाय आर्थिक देरी करेगा। तदनुसार इसने वित्त वर्ष 2013 के लिए विकास पूर्वानुमान को पहले की अनुमानित दर 8.5% बढ़ाकर 10% कर दिया था। रेटिंग एजेंसी ने महामारी के झटके से उत्पन्न सार्वजनिक वित्त में तेज गिरावट के कारण देश के ऋण स्तरों पर अधिक अनिश्चितता का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संप्रभु BBB रेटिंग पर नकारात्मक दृष्टिकोण को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। फिच ने एशिया के लिए अपने सॉवरेन क्रेडिट ओवरव्यू में कहा कि भारत की रेटिंग अभी भी मजबूत मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण और ठोस विदेशी रिजर्व बफर से बाहरी लचीलापन, उच्च सार्वजनिक ऋण और एक कमजोर क्षेत्रीय, इसके साथ ही कुछ पिछड़े संरचनात्मक कारकों के खिलाफ संतुलित करती है। एजेंसी ने कहा कि उच्च सार्वजनिक ऋण प्रक्षेप वक्र के कारण उसने भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज की खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है एयर थिक विद पोल्यूटेंट, जिसका मतलब है कि प्रदूषकों के कारण हवा कितनी विषाक्त हो गई है। तो यहाँ पर कुछ डेटा प्रदर्शित किए गए हैं, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि अलग अलग राज्यों में विभिन्न एजेंसियों जैसे कि एडगर, इलिप्स, रीज, स्मॉग और टेरी के अनुसार प्रतिवर्ष में कितने टन विषाक्तों का उत्सर्जन हुआ है। जिसमें से सबसे ऊपर जो लाइन लिखी है मैं उसको आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि 2015 के ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र PM 2.5 के उत्सर्जकों में सबसे ऊपर के स्थान पर थे, जिसमें से यूपी सबसे अधिक PM 2.5 का उत्सर्जक था, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वायु को प्रदूषित करने वाला कारक था वो था घरेलू ईंधन। इसके साथ ही आप यहाँ नीचे सभी राज्यों में आंकड़े को देख सकते हैं। ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से एडगर, जिसका फुल फॉर्म है एमिशंस डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, इलिप्स का फुल फॉर्म इवेल्युएटिंग द क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स, रीज रीजनल एमिशन इन्वेंटरी इन एशिया, स्मॉग स्पेशिएटेड मल्टी पोल्यूटर जनरेटर, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इन अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ राज्यों को जिन्हें एक एजेंसी के द्वारा लाल रंग से सूचित किया गया है, वो ऐसे राज्य हैं जो उस क्षेत्र के टॉप 5 में से आते हैं, और इसके साथ ही जिन्हें येलो कलर से दिखाया गया है वो ऐसे हैं जो 6 से लेके 15 राज्य ऐसे हैं जो के बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं। फिर उसके बाद जिन्हें ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो ऐसे राज्य हैं जो संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई अध्ययन में तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके साथ ही दूसरे नंबर के ग्राफ में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अलग अलग कारकों जैसे घरेलू ईंधन, उद्योगों से और पावर प्लांट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से और ट्रांसपोर्ट आदि के माध्यम से कितना ज्यादा PM 2.5 का उत्सर्जन हुआ है, और ये आंकड़े किलो टन प्रति वर्ष के हिसाब से दिखाए गए हैं। ये अध्ययन IIT मुंबई के द्वारा 1985 से 2015 के बीच में किया गया है। इसके साथ ही राज्यवार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं कि घरेलू ईंधन, औद्योगिक उत्पाद
उत्पादन, यातायात, पावर प्लांट और एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाने के कारण कितना किस राज्य के द्वारा प्रदूषक उत्पन्न किया गया है, ये भी आंकड़े आपके सामने। तो आप पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।